Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 जनवरी 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। आपको पता होगा रोज़ाना 5 बजे ये वीडियो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाता है। तो आज कौन कौन अपने टाइम पर उठ चुका है और वीडियो को टाइम पर अटेंड करना स्टार्ट कर दिया है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर तो मेजर फोकस करेंगे ही, उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होंगे जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिंट जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज के कुछ अच्छे आर्टिकल्स को भी बहुत डिटेल से कवर करेंगे। और अगर आप वीडियो का एंड मिस करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दोगे इस वीडियो का। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वीडियो के अंत में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यानी कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से कान खोलकर सुनना है। लास्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना। कितना आपका स्कोर आया है वो स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में देना। आपको पता होगा आखिरी वीडियो सैटरडे में आया था ये हमारा करंट अफेयर का, क्योंकि सैटरडे संडे में जो है ये बेसिकली यहाँ पर वीडियो नहीं आता है, तो सैटरडे में आखिरी समय पर आया था। तो जो आखिरी वीडियो था उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आया था, मतलब लगभग 400-500 लोगों ने अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा था। इतने लोगों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, तो आप भी मेक श्योर करो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लिखना मत भूलना। जैसे यूपीएससी लिखोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना और अगेन वहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। तो आज का मोटिवेशन क्या बोलता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कहोगे हमें तो पता है, जब पता है तब भी यहाँ पर इस चीज़ को लागू नहीं करते हो अपने ऊपर, है ना। ऐसा होता है कि हमें जब भी ये चीज़ें पता हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको लागू नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप कर सकते हो आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पहली बात तो देखो, आपको ही पता है आप जिस फेस में हो, जिस प्रकार से आप यहाँ पर इतने बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत लंबी चलने वाली है और उसके अंदर आपकी टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर आपने यहाँ पर टाइम की वैल्यू को नहीं समझाना तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करने वाले हो। आगे रिग्रेट होगा, बहुत पछतावा होगा कि यार मैंने यहाँ पर छोटा छोटा करके टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं वहाँ पर टाइम वेस्ट ना करता ना तो आज मैं यहाँ पर इतने लोगों से पीछे ना होता। होता यह है कि हम लोग टाइम जब वेस्ट करते हैं तो पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पर आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। और हमारा पता दिमाग की एक फितरत है, दिमाग ना मतलब खोजता है कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ और बहाने खोजता रहता है यहाँ पर कि यार ऐसा तो वो भी कर रहा है ना, उसका भी तो क्लियर हो गया, मैं नहीं कर रहा। तो दिमाग यहाँ पर बार बार एक्सक्यूज़ ढूंढता रहता है कि यार हाँ टाइम वेस्ट करना चाहिए मुझे, लेकिन आपको दिमाग की सुननी नहीं है, आपको दिमाग को खुद से कंट्रोल करके चलाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ऐसा होता तो है लेकिन टाइम बचाए कैसे, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है हमें पता है, लेकिन कैसे हम उसका पता लगाएं, कैसे उसको कंट्रोल करें। उसका सिंपल सा तरीका है अपने आप को ट्रैक करना। कहोगे ये कैसे करें, तो आपने जैसे आज का पूरा दिन, जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, फिर उसके बाद अपना पूरा दिन का जो भी यहाँ पर कार्य होगा वो सब पूरा करने के बाद में जब लास्ट में रात में सो रहे होंगे बेड पर, तो उस समय सोचना कि यार मैंने कहाँ कहाँ पर अपना टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट कर दिया, क्योंकि इतना तो हमें पता ही कि हाँ यार हमने कहाँ कहाँ पर टाइम वेस्ट किया है ना। आप यहाँ पर ये सोचना कि हाँ यार मैं ये पढ़ रहा था, फिर उसके बाद मैंने ये टॉपिक सर्च किया गूगल के ऊपर, फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चला गया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर घंटों बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा हुआ है साथ में? तो इन प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर ढूंढना, अपने आप को ट्रैक करना, अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना, फिर अगले दिन कोशिश करना कि मैं पिछले दिन की तरह ना रहूँ, ये काम मैं ना करूँ। बार बार यहाँ पर अगर आपको कुछ ढूंढना पड़ रहा है गूगल के ऊपर तो ढूंढने के बाद में पता चला और तुरंत दिमाग के आपको फोकस में रखना है और अपना मोबाइल उठाकर साइड में रख देना है, ठीक है। वापस अपने पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे ही फोकस टूटेगा वो फोकस फिर टूट ही जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ाई में नहीं आएगा, ठीक है। तो अपने आप को ट्रैक करना ना भूलो, ट्रैक कर करके हम अपनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं, ठीक है। रात में ज़रूर अपने आप को ट्रैक किया करो कि हाँ मैंने यही काम किया है और ये मुझसे गलत हुआ है, ये चीज़ मुझे नेक्स्ट डे से नहीं करनी है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सैटरडे में जो वीडियो अपलोड हुआ था 7 जनवरी 2023 का, मॉर्निंग में 5 बजे आपका ये वीडियो लाइव हो जाता है। अभी भी काफ़ी सारे लोग लाइव देख रहे हो। तो जब मैं मॉर्निंग में 5 बजे लाइव होता है ना, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मॉर्निंग में ही
647 लोग यहाँ पर इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट मैंने शेयर नहीं किया है, कुछ बच्चे हैं जो कि अभी आप लाइव देख रहे हो, उनमें से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, आज भी डाल देना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं देखता हूँ, तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके टेलीग्राम पर डाल सकते हो हाईएस्ट कितने लाइव हैं, क्योंकि इससे काफ़ी लोग बोलते हैं सर हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी यहाँ पर उठ पाते हैं, लगता है कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो इतना काम हम कर ही सकते हैं, इतना भारी नहीं है। तो आप टेलीग्राम पर डाल देना, वो मैं नेक्स्ट डे पर लगा दूंगा। ठीक है, तो 647 लोग आप समझ सकते हो कि मॉर्निंग में 5 बजे उठकर इस वीडियो को लाइव देख रहे थे। तो आपको भी यहाँ पर अपने शेड्यूल के अंदर ही चीज़ें लानी है। बस यार मैं चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा सा पुश कर सकूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर आप काम कर सको अपने जीवन के अंदर में, बस ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है। और अगर आप वो करते हो, लाइफ में सफल होते हो, तो मेरे लिए यहाँ पर इससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही होगी। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। तो यहाँ पे पहला आर्टिकल बात करता है सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट के बारे में। आपने काफ़ी बार इस डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा, खासकर द हिंदू एनालिसिस के अंदर में। आज हम यहाँ पर इस इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो में बात करेंगे। तो न्यूज़ क्या है, देखो आज मैं आर्टिकल्स यानी सोर्सेज को लगाना भूल गया हूँ, लेकिन न्यूज़ आपको बराबर मिलती रहेगी कि आखिरकार कारण क्या है, किस कारण की वजह से न्यूज़ में है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, ये न्यूज़ पता चलेगी। हुआ यह है कि जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में एक मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट की थी। वो मीटिंग किस किस के बीच में हुई थी? पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के बीच में। वो मीटिंग इसलिए हुई थी ताकि इस पर्टिकुलर लिंक कैनाल इशू को रिजॉल्व किया जा सके। ये पता है डिस्प्यूट बहुत पुराना डिस्प्यूट है, अभी तक ये विवाद सुलझा नहीं है। ये सतलज यमुना लिंक कैनाल का विवाद पंजाब और हरियाणा के बीच में है। तो दोनों ही राज्यों के चीफ मिनिस्टर को बैठाकर इस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को सुलझाने का बातचीत यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई फल नहीं निकला, या फिर आप कह सकते हो ना ही इसका कोई हल निकला। तो वो बात यहाँ पर आपको एज अ न्यूज़ देखने को मिलेगी। ये तो हमारे करंट इशू के अंदर है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन करना क्या होगा कि आपको इस करंट इशू को अपने बैकग्राउंड पोर्शन से लिंक करना होगा। आपको समझना होगा सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट है क्या, सवाल जहाँ से बनने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक दो मैप दिखाता हूँ, उस मैप के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पर बॉर्डर्स बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको पंजाब नज़र आएगा और नीचे आपको यहाँ पर इधर हरियाणा नज़र आएगा। ठीक है, पहले दोनों एक ही हुआ करते थे, बाद में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आप देखोगे पंजाब में से हरियाणा अलग हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से अगर मैं बॉर्डर ड्रॉ करूँ तो आपको यहाँ पर ये बॉर्डर दिख रहा होगा एग्जैक्टली इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर दिया। ये पंजाब हो गया ऊपर और नीचे हो गया हरियाणा। अब आप देखोगे एक नदी यहाँ पर ऊपर से आ रही है हिमाचल प्रदेश से इस प्रकार से, और नदी आ रही है, ये बेसिकली सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। और तो सतलज नदी कहाँ पर देखने को मिलती है? पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर सतलज नदी बह रही है। दूसरा यमुना की अगर हम लोग बात करें तो यमुना इस प्रकार से आकर आप कह सकते हो ये हरियाणा में आ जाती है। हरियाणा से थोड़े से पोर्शन से गुजरती फिर उसके बाद में ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो यमुना हरियाणा के अंदर हो गई और इधर सतलज यहाँ पर आपको पंजाब में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब होता यहाँ पर यह है कि 1966 के अंदर में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था पंजाब का, क्योंकि ये पहले पूरा का पूरा पंजाब हुआ करता था, 1966 में यहाँ पर इसको बांट दिया गया। पंजाब में से ही हरियाणा यहाँ पर अलग हो जाता है। तो जब यहाँ पर पंजाब में से हरियाणा उस समय पर अलग हुआ था ना, तो अलग होने के साथ साथ एक डिमांड ये की गई थी कि पंजाब जो है वो सतलज नदी का जो पानी है वो बेसिकली हरियाणा को देगा। कैसे देगा? तो उसके बीच में एक कैनाल बनाया जाएगा और उस कैनाल के माध्यम से सतलज का पानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा यमुना नदी के अंदर में। कैनाल जानते हो ना क्या होता है? कैनाल बेसिकली आप एज अ एग्जाम्पल समझ सकते हो, नाला हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर दो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और अगर हमें इन दो नदियों को जोड़ना है तो इनके बीच में गड्ढा खोद के हम इस प्रकार से यहाँ पर एक सीधा सा गड्ढा खोद के इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस नदी का पानी यहाँ पर ट्रांसफ़र करा जा सकेगा। इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कैनाल। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्या हुई थी, जब हरियाणा यहाँ पर अलग होता है तो बात ये एग्जैक्टली हुई थी कि पंजाब से हम क्या करेंगे, सतलज नदी से पानी लेंगे और यहाँ पर बेसिकली कहाँ तक पहुँचाएंगे? हरियाणा के यमुना कैनाल के अंदर तक। तो हरियाणा को यहाँ पर पानी दिया जाएगा। अब होता क्या है, चलो बातचीत हो गई है, अब यहाँ पे कैनाल बनने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। अब आप देखोगे ये मैंने बॉर्डर बनाया था पंजाब और हरियाणा के बीच का। ठीक है, अब पंजाब की साइड से तो यहाँ पे 122 किलोमीटर का ये कैनाल बनना था। कितने का? 122 किलोमीटर का। हरियाणा की साइड से 92 किलोमीटर का ये कैनाल बनना था, गड्ढा खोद के नाला बनना था। तो हरियाणा ने तो अपना पूरा कैनाल तैयार कर दिया। यहाँ तक देखोगे ये पूरा तैयार है, 92 किलोमीटर का अपने बॉर्डर तक कैनाल तैयार कर दिया गया है। लेकिन पंजाब ने यहाँ पर अपने कैनाल को अभी तक यानी आज की तारीख तक नहीं बनाया है। पंजाब का कहना यह है कि हम ये पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे ही पानी की कमी है और आने वाले समय पर पंजाब के कई सारे एरियाज़ हैं जो कि पानी से सफ़र करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये वादा किया गया था 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन के तहत, बाद में यहाँ पर
पंजाब मना कर चुका है, पंजाब कह चुका है हम यहाँ पर सतलज नदी का पानी नहीं देने वाले हरियाणा को। हरियाणा कह रहा है कि हमें पानी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी पानी की कमी है और ये कमी आने वाले समय पर बढ़ जाएगी, दैट इज़ वाई हमें रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने अपना कैनाल तो तैयार कर दिया, लेकिन पंजाब की साइड से अभी यहाँ पर ये कैनाल आप कह सकते हो रेडी नहीं है। कई बार कोशिश की गई लेकिन बहुत ज़्यादा विवाद हो गए, दंगे हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कैनाल आज तक तैयार नहीं हो पाया है। ठीक है, आप देखोगे ये कहानी मैंने आपको 1966 की बताई, फिर उसके बाद की 1977 की बात भी बता दी है। 1977 मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल ये 214 किलोमीटर का कैनाल बनना था, जहां पर 122 किलोमीटर का कैनाल पंजाब की साइड से और 92 किलोमीटर का हरियाणा की साइड से। 1980 में हरियाणा तो अपनी साइड का कैनाल पूरा कर दिया, लेकिन पंजाब ने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया। फिर बीच में यहाँ पर मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है पंजाब से कि भैया देखो इसको पूरा करो, अपना कैनाल पूरा करो, है ना। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात भी यहाँ पर पंजाब नहीं मानता और पंजाब यहाँ पर एक एक्ट को पास कर देता है अपने यहाँ में, जो भी वाटर शेयरिंग को लेकर, यानी पानी को जो शेयर करने का ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ था, इसको रद्द कर देता है। तो कहता है कि अब यहाँ पर हम इसको रद्द कर रहे हैं और हम ये बात नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की बात भी यहाँ पर पंजाब ने अभी तक नहीं मानी है। आप देखोगे 1966 से लेकर अभी तक 2023 तक ये मुद्दा ऐसा का ऐसे ही पड़ा है, अभी तक ये डिस्प्यूटेड मुद्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर सतलज नदी से यमुना कैनाल तक जो है पानी जोड़ना था। यमुना नदी इस प्रकार से गुजरती है, यूपी से गुजरते हुए जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। ये आपने पिक्चर ऑलरेडी देख लिया है। अब जो भी मैंने बातें आपको पिक्चर के माध्यम से बताई हैं, वही बातें यहाँ पर वाटर शेयरिंग को लेकर लिखी हुई हैं। इसको पढ़ लेना या फिर मत पढ़ना, इतना तो आपको समझ में आ ही चुका है, आप इसको इतना लिख दोगे। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार एक टारगेट होता है 2000 लाइक का, और पिछली वाली वीडियो में आपने कमाल ही कर दिया। सैटरडे वाली जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें 4000 प्लस लाइक्स थे। तो ऐसे ही आज भी करना है। जितने लोग देख रहे हैं यार वो अभी हाथों हाथ लाइक मार देंगे ना, तो इससे यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मुझे भी सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ये वीडियो यहाँ पर लोगों तक जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है बात करता है हाउ टर्माइट बिहेवियर इज लिंक्ड टू अ वार्मिंग वर्ल्ड। टर्माइट के बारे में आपने सुना होगा, टर्माइट जिसको हम दीमक बोलते हैं। होता क्या है कि लकड़ी को खाने वाली ये दीमक आपको देखने को मिलती है। कई लोगों ने देखा होगा लकड़ी को वो धीरे 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 करके खोखली बना देती है, खा जाती है ये दीमक। तो ये जो दीमक है ना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पर हमारे एनवायरमेंट को और ज़्यादा गर्म कर सकता है। ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर। तो वो चीज़ें यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एक स्टडी पब्लिश हुई है किसमें, साइंस के अंदर में, तो उस स्टडी ने ये बताया कि जो पृथ्वी है हमारी वो लगातार गर्म होती रहेगी। जैसे जैसे ये जो दीमक है ना वो और बढ़ते रहेंगे दुनिया भर में, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी और गर्म होगी। और जब ये और गर्म होगी तो इससे क्या होगा, दुनिया भर का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन दीमक का रिलेशन टेम्परेचर बढ़ने से किया जा रहा है। तो आप सोचोगे कैसे, तो मैं उसके पीछे का एक साइंटिफिक तरीका समझाता हूँ। देखो न्यूज़पेपर्स के अंदर और रिसर्च स्टडीज़ के अंदर ये पाया गया कि जो टर्माइट्स होती हैं, यानी जो ये दीमक होती है, क्या करती है, लकड़ी को सड़ा देती है, लकड़ी को खोखला कर देती है खा खा के, है ना। और उसके बाद में एक स्टडी ने ये बताया कि गर्मियों के समय में जब समझ लो वार्मर कंडीशन होगा, जब गर्मियाँ ज़्यादा होंगी, तो ये बहुत तेज़ी से लकड़ियों को खाते हैं। ठीक है ना। अब मान लो एक नॉर्मल टेम्परेचर है, अब नॉर्मल टेम्परेचर में दीमक लकड़ी खा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर हो गया और ज़्यादा गर्म हो गया, और ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में ये दीमक लकड़ी को बहुत तेज़ी से खाना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर ये बोला गया जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, हर 10 डिग्री सेल्सियस जैसे इंक्रीज होगा हमारे तापमान के अंदर में, इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये लकड़ी को और तेज़ी से खाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि हर 10 डिग्री जैसे ही बढ़ेगा टेम्परेचर में, लगभग इसकी लकड़ी खाने की स्पीड 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहोगे इसमें क्या हो गया। तो एक स्टडी ने यह बताया कि जो टर्माइट जब ये लकड़ी को खा रहा होता है ना, तो यहाँ से बहुत सारा कार्बन को रिलीज़ करता है। जो सड़ी हुई लकड़ी होती है ना, उससे यहाँ पर ढेर सारा कार्बन निकलता है। कार्बन कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की फॉर्म में ये कार्बन निकलता है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि अगर टर्माइट की पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी, तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, लकड़ी को खाना और ज़्यादा बढ़ा देंगे, इनकी गति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होंगे और इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा, यानी कि हमारा जो प्लानिट है, हमारी जो पृथ्वी है, वो और ज़्यादा गर्म होती हुई नजर आएगी। ऐसा यहाँ पर एक रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब हम थोड़ा सा टर्माइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर लगभग 3000 के आसपास यहाँ पर इन टर्माइट्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे दुनिया भर में 3000 के आसपास ये जो टर्माइट्स जो दीमक के पाए जाते हैं।
इनका काम क्या है, लकड़ियों को ज़्यादातर खाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिसर्च की गई है साइंटिस्ट के थ्रू, और वो जो रिसर्च है वो की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर में। इन्होंने ये पाया कि कुछ वेराइटीज़ ऐसी हैं दीमक की, जिसमें से फ्लोरिडन वेराइटीज़ जो हैं, 2 फ्लोरिडन वेराइटीज़ हैं दीमक की, जिनकी कैपेसिटी जो है ना इंटरब्रीड करने की वो बहुत ज़्यादा है। और ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा दीमक पैदा कर देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको हम सुपर टर्माइट बोलते हैं। तो फ्लोरिडा की वेराइटीज़ यहाँ पर ऐसी हैं दीमक की जो कि बहुत ही खतरनाक हैं, उनको हम लोग सुपर टर्माइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर टर्माइट्स के बारे में थोड़ी सी बताई गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में, डिस्कस करेंगे आखिरकार माइक्रो प्लास्टिक्स का क्या है पर्टिकुलर इशू। ठीक है, आपने सुना होगा माइक्रो प्लास्टिक के बारे में, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इतने नन्हे नन्हे, आप देखोगे 2 उंगली पर इतने सारे टुकड़े बैठे पड़े हैं। तो ये माइक्रो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं। पहले हम समझते हैं आखिरकार खबर क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है, साउथ कोरिया जो देश है, यहाँ के कुछ साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में क्या किया है, एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम को बना लिया है। एक ऐसा नया तरीका जो कि माइक्रो प्लास्टिक को छानकर अलग कर सकता है। ठीक है ना, अभी तक यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक को छानकर अलग करने की जो टेक्निक है ना, वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी या ना के बराबर देखने को मिलेगी। तो साउथ कोरिया यहाँ पर इसके ऊपर आप कह सकते हो अपनी एक सक्सेसफुल टेक्निक के साथ में न्यूज़ में आया है। इसी वजह से आपने माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। माइक्रो प्लास्टिक्स होती क्या है? माइक्रो प्लास्टिक्स आपको इस प्रकार से छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े देखने को मिलते हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। ये कैसे बनते हैं? तो जो भी यहाँ पर बॉटल है या कोई और प्लास्टिक का बैग है, इन्हीं में से टूट टूट कर ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। अगर मैं एक क्लियरली डेफिनेशन बताऊं, अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कि सर माइक्रो प्लास्टिक होती क्या है, इसकी कोई क्लियर डेफिनेशन है क्या, तो इंटरनेशनल लेवल पर बोला जाता है कि ऐसी माइक्रो प्लास्टिक जिसका जो साइज़ है वो 5 मिलीमीटर से छोटा है, 5 mm से यहाँ पर छोटा साइज़ इसका देखने को मिलेगा, वो बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक की कैटेगरी में आएगा। तो ये माइक्रो प्लास्टिक को लेकर एक बात यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर ध्यान रखना, इसका साइंटिफिक यहाँ पर जो टर्म है वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बात ये आती है कि माइक्रो प्लास्टिक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। माइक्रो प्लास्टिक की 2 कैटेगरीज होती हैं, ध्यान रखना, एक होती है प्राइमरी कैटेगरी और एक होती है सेकेंडरी कैटेगरी। अब इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है समझते हैं। प्राइमरी कैटेगरी की जब मैं बात करता हूं तो ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं। इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि हम इनका यूज़ कर सकें। जैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर में कई सारे फेस वॉश के अंदर आपने छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर देखे होंगे, है ना, कॉस्मेटिक्स के अंदर यहाँ पर इनका यूज़ कर लिया जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स होती है, इस प्रकार से क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश, काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो प्राइमरी प्लास्टिक्स का मतलब है कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ करना। सेकेंडरी प्लास्टिक का मतलब होता है ये थोड़ी खतरनाक होती है। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स जो बनती है ना, ये बड़े बड़े प्लास्टिक से टूट टूट कर बनती है। सपोज यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर एक बड़ी सी प्लास्टिक की आइटम जैसे वाटर बॉटल पड़ी हुई है, वो सड़ने लगती है, बेकार होने लगती है, तो उसी से टूट टूट कर हमारे पास में छोटी छोटी माइक्रो प्लास्टिक्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना, आपसे सवाल बन सकता है। इस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट को ये प्लास्टिक्स डैमेज कर रही है। आप देखोगे एक मछली, जिसको जब यहाँ पर इस मछली की डेथ होती है ना, तो यहाँ पर जब किनारे पर इस मछली को देखा गया तो उसके मुंह में इतनी सारी प्लास्टिक्स पाई गई है, इसके पेट से इतनी सारी प्लास्टिक्स जो है वो निकल कर आई हैं। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक है कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए लगातार बहुत बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये न्यूज़ में है। पहले हम खबर समझेंगे आखिरकार खबर क्या है। तो जो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दे दिया है। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है? 2614 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर में। यह प्रोजेक्ट कहाँ पर है? शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। शिमला आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की ही राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल आपको यहाँ पर शिमला देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो शिमला के अंदर ही यहाँ पर यह प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको लेकर सरकार ने एक इन्वेस्टमेंट जारी किया है। अब सवाल ऐसा कभी नहीं आएगा कि यहाँ पर सरकार ने कितना इन्वेस्टमेंट जारी किया, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट जारी किया, कभी ऐसा सवाल नहीं बनता है। करना क्या है, सीधा सीधा आपको इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में है। इसी प्रकार से आपको पता होगा एक साल तपोवन प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, सरकार ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया था, तो तपोवन बन रहा था, उसका उद्घाटन हुआ था, दैट इज़ वाई यहाँ पर उसको लेकर प्रश्न पूछ लिया गया था कि तपोवन प्रोजेक्ट है कहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो हम समझेंगे आखिरकार ये सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ पर हमारा मकसद है जो पानी है उससे बिजली को बनाना। इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लगाया गया है सतलज नदी के ऊपर शिमला में, शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो 71 मीटर का एक डैम देखने को मिलेंगे,
है ना, डैम होंगे और इसमें कुछ जनरेटिंग यूनिट्स होंगी, कुछ ऐसी जनरेटिंग यूनिट्स जो कि क्या करेंगी, यहाँ पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग हर साल 1382 मिलियन यूनिट्स के आसपास का जो एनर्जी है वो जनरेट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जैसे ये कमीशन होगा, जैसे ये काम करेगा, इसमें क्या होगा कि 30% जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो 13% तो डायरेक्टली आप कह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिलेगी। और उसके बाद में 1% यहाँ पर जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के तौर पर मिलेगी। बाकी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट को लगाने का वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना, एक बिजली को जनरेट करने का हमारा काम है। और हम इस प्रकार से जनरेट करें जिसका कोई नुकसान हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आपसे सवाल कैसे बन सकता है वो मैं आगे बताऊंगा। जब आपको टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी होगी ना, तो वहाँ पे आप अपने आप ही समझ जाओगे कैसे सवाल बन सकते हैं और मुझे क्या क्या पढ़ना है। बस खाली अभी चीज़ों को अच्छे से सुनते हुए चलो। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल लगातार चर्चा में है। यहाँ पर बात की जा रही है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था। ये कहाँ पर है, आप देखोगे इंडिया का मैप हुआ, नीचे इस आपको यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। केरला के अंदर में नीलगिरिस वाले रीजन में। अब बात ये आती है कि हाल ही में एक बर्ड सर्वे हुआ है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर में। ठीक है, ये पार्क न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स का सर्वे किया गया और ये सर्वे बेसिकली पिछले साल दिसंबर में हुआ था। और इस सर्वे ने ये दिखाया कि यहाँ पर जो बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लगभग यहाँ पर 17 नई बर्ड्स की प्रजातियाँ जो है वो ऐड हुई हैं। तो इस साल का जो ये सर्वे है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो सवाल बनने के चांसेस भी हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क के अंदर 30 साल पहले सर्वे हुआ था, तो 30 साल बाद अब यहाँ पर 2022 में दिसंबर में सर्वे हुआ था। इस वजह से ये आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। इस सर्वे ने ये बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं उनकी प्रजातियाँ इंक्रीज़ हो गई हैं। कौन कौन सी बर्ड्स, जैसे ब्राउन वुड ऑल बैंडेड, बे कुकू, मालाबार वुड श्राइक, वाइट थ्रोट किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, इस प्रकार की जो बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर नई बर्ड्स की प्रजातियाँ आइडेंटिफाई करी गई हैं। इस वजह से तो ये न्यूज़ में है। अब थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना है आपको, पढ़ना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि यहीं से सवाल बनेगा। नेशनल पार्क, जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, इनका प्लेसेस जो है वो सारी चीज़ें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। आपको पता होगा डेजर्ट नेशनल पार्क को लेकर मैंने सवाल पूछा था, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। और थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर देखने को मिलेगा, बेसिकली केरला में आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा का पूरा यहाँ का जो फॉरेस्ट है ना वो थोड़ा यूनिक सा आपको नज़र आता है। खासकर मैंने आपको बताया नीलगिरी वाले रीजन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जो नीलगिरिस है, नीलगिरिस के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कुछ और देकर नॉर्थ वेस्टर्न करके या ईस्ट वेस्टर्न करके, तो ध्यान रखना ये बेसिकली साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, नीलगिरिस के अंदर में साउथ वेस्टर्न जो कॉर्नर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लो ये नीलगिरी है, इसका साउथ वेस्ट क्या हो गया, साउथ वेस्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब आप मैप को डिवाइड करते हो तो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ हो गया और इधर आपका वेस्ट ईस्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट वाला ये पोर्शन है, तो नीलगिरिस ये हो गया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन में आप कह सकते हो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको यहाँ पर जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है कुंतीपुजा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नदी बहती है कुंतीपुजा, यहाँ से बहती भी जाती है और इस पार्क के वेस्टर्न साइड से गुजरती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ से गुजरने के बाद में जो भरतापुजा है, यहाँ इस वाली नदी के अंदर जाकर वो मिल जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं इस वैली पार्क के अंदर। जैसे कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, ऐसी प्रजातियाँ जो कि बहुत खतरे में हैं। जैसे आपको लायन टेल्ड मैकाओ देखने को मिलेगा, टाइगर देखने को मिलेगा, गौर हो गया, लेपर्ड हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, है ना, फिर पैंथर हो गया, इंडियन सिवेट, सांबर, इस प्रकार के कुछ अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ हैं जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैली नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर कुछ इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप्स भी देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स जो कि यहाँ पर रहते हैं, कुछ अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे कि इरुलास के बाद यहाँ पर हैं कुरुम्बास, फिर उसके बाद में मुदुगास, देन यहाँ पर है कुदुनाइकार्स। तो ये नाम ध्यान रखना, ये क्या है, ये ट्राइबल ग्रुप्स है। आपसे अगर एग्जामिनेशन में ये सारे चारों नाम दे दिए जाए और पूछा जाए नीचे क्या है, तो बता देना भैया ट्राइबल ग्रुप्स है। ऐसे सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं, तो न्यूज़ में है तो कई तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अभी आपको पता होगा रिसेंटली जो बाइंड स्कीम है या बिंद स्कीम जो है ना, ये लगातार चर्चा में है। तो ये बाइंड स्कीम क्या है इसको समझेंगे। पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। जो भी हमारी ब्रॉडकास्टिंग है ना, जो हमारे दूरदर्शन का नेटवर्क है बेसिकली, उसको मजबूत करने के लिए इस बाइंड स्कीम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो आप देखोगे न्यूज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है। तो पहले हम आर्टिकल के अंदर जो खबर है उसको डिस्कस करते हैं।
न्यूज़ यह है कि जो कैबिनेट कमिटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने हाल ही में एक अप्रूवल दिया है। क्या अप्रूवल दिया है? इन्होंने ये बोला है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ब्रॉडकास्टिंग है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइंड स्कीम के अंदर में एक कॉस्ट, इस स्कीम के अंदर में एक कॉस्ट ले रहे हैं, लगभग 2,539 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जाएंगे 2025 से लेकर 2026 के बीच में। तो हमारी कैबिनेट ने बेसिकली इस स्कीम के अंदर में एक पैसा अप्रूवल कर दिया है, पैसों को अलाउ कर दिया। इतना पैसा खर्च जाएगा, कितना मैंने आपको बता दिया, 2539 के आसपास कह लो, यहाँ पर इतना करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चा जाएगा ताकि हम इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें। तो हमें डिस्कस करना होगा आखिरकार बाइंड स्कीम है क्या, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में आ चुकी है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब यहाँ पर सारा खर्चा केंद्र सरकार हमारी करेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या होता है, मतलब हमारी केंद्र सरकार के साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो दोनों साथ में मिलकर पैसा खर्च कर इस पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन ये हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होने वाला है। तो केंद्र सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली है। होगा क्या इसमें, जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता होगा ऑल इंडिया रेडियो आपको अलग अलग प्रकार की न्यूज़ देता है, दूरदर्शन पर आपको अलग अलग प्रकार की खबरें मिलती हैं, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें आप प्रसार भारती के अंडर में आती हैं, तो ओवरऑल आप कह सकते हो प्रसार भारती का डेवलपमेंट किया जाएगा, या ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन का अगर हम बात करें तो इनडायरेक्टली इनका डेवलपमेंट होगा। इनके लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, बेटर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इनकी पहुँच अलग अलग जगह तक पहुँचेगी। कुछ ऐसे एरियाज, बॉर्डर एरियाज तक पहुँचेंगे, जो यहाँ पर अभी भी दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो को वॉच करते हैं, तो वो जो व्यूअर्स हैं उनको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो बेसिकली इसके हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ही यहाँ पर काम किया जा रहा है, ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका मेजर काम क्या है, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, जो भी हमारी डोमेस्टिक यानी हमारे देश की ऑडियंस है, साथ ही साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑडियंस है, उसको भी एक हाई क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाए। हम लोग क्या करेंगे, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को पूरी तरह से अपग्रेड कर देंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, इससे नए नए जब हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, जब चेंजेस करेंगे, चीज़ों को नया करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, तो लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है अलग अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स को लगाना होगा, पूरा इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, तो लोगों को हायर करने के बाद ही काम करना पड़ेगा, तो लोगों को यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। ये जो स्कीम है, ये यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो एफएम ट्रांसमीटर्स को यहाँ पर कवरेज करेगी, इसको और ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर कवर करेगी। इसका मेजर फोकस ये होगा कि हम जो भी लोग यहाँ पे अभी भी डीडी और एआईआर जो है ना, इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको यहाँ पे और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। बाकी ये जो नेटवर्क्स हैं, इनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए आगे बड़े एरिया तक, यानी कि जो रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पर अभी भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, जो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, ट्राइबल, जहाँ पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो बेसिकली उन एरियाज़ के अंदर भी हमारा फोकस ये है कि हम इस प्रकार की चीज़ों को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करें, आगे यहाँ पर ये जो फ्री डिश है ना, ये हम लोग आगे तक लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसलिए यहाँ पर बाइंड स्कीम को चलाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है ये हमारा बिग न्यूज़ होने वाली है, थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, कई सारे सवाल आपसे बनने के चांसेस भी यहाँ पर हो जाते हैं। हनी मिशन और स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक यहाँ पे एक ही आर्टिकल में कवर होंगे, हनी मिशन क्या है और स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यह है कि हनी मिशन के अंडर में लगभग 1,75,000 के आसपास जो ये बी बॉक्सेस है, जिसमें यहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करे गए। ये बी बॉक्स किसने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने। तो KVIC क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने 1,75,000 के आसपास ये मधुमक्खियों को पालने वाले जो डब्बे हैं, ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। इससे पहले यहाँ पर ये काफ़ी सारे लोगों को, 17,500 लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा चुके हैं कि कैसे मधुमक्खियों को पाला जाता है, और ट्रेनिंग देने के बाद में ये डब्बे दिए गए हैं ताकि मधुमक्खियों का पालन जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। और मधुमक्खी के पालन को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। आपने एपी कल्चर सुना होगा, तो वो कहलाता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो मधुमक्खी के पालन को देश में बढ़ाने के लिए ये काम किया गया, इस वजह से टॉपिक न्यूज़ में है। इनफैक्ट जो हमारे पास में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ना, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब,
बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। ये बेसिकली जो राज्य है ना, ये 2021 से लेकर 2022 के साल में आप देखोगे टॉप 10 राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन किया गया है, हनी का प्रोडक्शन किया है। और हनी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? जब मधुमक्खी का प्रॉपर पालन किया जाएगा और वहाँ से ही हम लोग ये जो मधुमक्खियाँ है वो हनी हाइव यानी जो छत्ता होता है वो बनाती हैं शहद का, और उसी से यहाँ पर ढेर सारा शहद निकाला जाता है। तो इस मामले में ये जो टॉप राज्य हैं ये बेसिकली सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि प्रोड्यूस कर चुके हैं शहद को 2021-22 के अंदर में। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है ये तो आपने समझ लिया। अब थोड़ा हम समझते हैं कि आखिरकार ये हनी मिशन है क्या। देखो, हनी मिशन को लॉन्च किया गया था 2017 में, जब हमने स्वीट रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया था। तो जैसे आपने वाइट रिवॉल्यूशन सुना है ना, दूध के क्षेत्र में क्रांति आना, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है कि एग्रीकल्चर जो हमारी कृषि वाली क्षेत्र है वहाँ पर एक क्रांति लाना, वैसी स्वीट रिवॉल्यूशन है यहाँ पर बेसिकली हनी के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन अभी मैं आपको स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको थोड़ा सा हनी मिशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो हनी मिशन जो है ना, ये हम लोग चला रहे हैं, इसका मेजर पर्पज़ ये है कि हम लोग क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हनी बी की कॉलोनीज़ को इंक्रीज़ कर सकें, यानी कि जो मधुमक्खी है इनके छत्तों को और बढ़ा सकें, इनका पालन करके इनको बढ़ाया जा सकता है और ढेर सारा हनी यहाँ से निकाल सकें। निकालने के बाद में आपको पता होना चाहिए हम हनी को ढेर सारा कंज्यूम करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग देशों को, दुनिया भर में हमारे कंट्री का जो शहद है वो बहुत पसंद भी आता है। तो हनी एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ इसको एक्सपोर्ट करने का काम भी हम यहाँ पर करते हैं। तो बात यह आती है कि सर एग्जैक्टली स्वीट रिवॉल्यूशन होता क्या है। ये तो मैंने आपको हनी मिशन के बारे में पढ़ाया। अब एक दूसरा टॉपिक है स्वीट रिवॉल्यूशन का। तो स्वीट रिवॉल्यूशन भी बेसिकली हमारी सरकार का ही एक इंपॉर्टेंट सा इनिशिएटिव है, जहां पर सरकार का मेजर मकसद होता है एपीकल्चर को बढ़ावा देना, एपीकल्चर को प्रमोट करना। एपीकल्चर मैंने मतलब बता दिया आपको, यानी कि मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ये काम करती है। इवन मधुमक्खी के पालन को बढ़ाने के लिए सरकार ने और भी कई इनिशिएटिव को लॉन्च कर रखा है, जैसे नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन को 2020 में लॉन्च किया गया था। यह भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्र सरकार सारा पैसा यहाँ पर खर्च करती है। ये पर्टिकुलर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। अच्छा, जो भी स्वीट रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं ना, इसका मकसद क्या है ये समझते हैं। इसका मकसद है कि देश भर में जो हनी की क्वालिटी है इसको इंक्रीज करना, क्वालिटी के साथ साथ हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ये हमारा मकसद है। और यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं हमेशा नेचुरली न्यूट्रिशियस हनी के ऊपर, क्योंकि हनी जो है ना, शहद जो है, इसके कई सारे फायदे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया नेचुरली आपको मिला, प्रकृति के तौर पर आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके ढेर सारे फायदे होते हैं। जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर सकता है, इंडाइजेशन, कफ, कोल्ड, सर में दर्द, फटीग, एनीमिया, एक्ने, रिंगवॉर्म, एक्जिमा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर शहद से ठीक किया जा सकता है। शहद के अंदर कई सारे विटामिन मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, इस प्रकार के यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो इस हनी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये एथलेटिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो गला खराब है या खांसी जुकाम है, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का भी यहाँ पर काम करता है। आपने कोरोना में हनी के काफ़ी बड़े यूजेस जो हैं वो देखे भी होंगे। ठीक है, तो स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है ये तो आपने समझ लिया होगा, जहाँ पर हमारा मकसद है हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। ठीक है ना, बाकी मैं आपको बता दूँ कि इंडिया का जो शहद है ना वो अलग अलग देशों में बिकता है। अमेरिका में, यूएई में और यूरोप में बहुत ज़्यादा पसंद आता है हमारे यहाँ का शहद, और इसको हम काफ़ी ज़्यादा बेचते भी हैं। बात क्लियर हो गई। अब इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखो, इंपॉर्टेंस ये होगा कि हम क्या कर सकेंगे, हम यहाँ पर एक सुपीरियर क्वालिटी की हनी को बना सकेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का शहद बनाएंगे, कम पैसा लगाकर एक अच्छी क्वालिटी का शहद हम लोग को मिलेगा, जिसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर कर अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपने आर्टिकल पढ़ा। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको KVIC के बारे में पढ़ना है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, क्योंकि यहाँ पर इसी ने ही मधुमक्खी को पालने वाले जो डब्बे हैं वो बांटे हैं। तो KVIC क्या है, आपसे यहाँ से भी सवाल बन सकता है। KVIC बेसिकली एक स्टैच्यूरी बॉडी है, यानी एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से इसको बनाया गया, इस वजह से हम इसको स्टैच्यूरी बॉडी बोल रहे हैं। एक्ट कौन सा है वो तो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956 का ये एक्ट देखने को मिलेगा। इसका मेजर काम क्या होता है कि इंडिया के अंदर में जो यहाँ पर खादी है ना, खादी और खादी से संबंधित जो इंडस्ट्रीज हैं गांव के अंदर में, उसको यहाँ पे प्रमोट करना, ये इसका मकसद होता है। आपसे डायरेक्टली सवाल ये पूछा जा सकता है, ये पर्टिकुलर बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर में, यानी कि MSME के अंदर में। ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे आते हैं। अब उसके बाद में थोड़ा सा हम एपीकल्चर का स्टेटस डिस्कस करते हैं कि भारत के अंदर एपीकल्चर की जो बेसिकली कंडीशन है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, यानी कि मधुमक्खी पालन भारत में किस प्रकार से हो रहा है। देखो, दुनिया भर में जो एपीकल्चर का मार्केट है ना वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 2020 से लेकर 2025 तक हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि 4.3% तक यहाँ पर यह मार्केट ग्रो करेगा।
कौन सा मार्केट? ये शहद वाला मार्केट। और इंडिया का मार्केट का साइज सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। 2024 तक हमारा एक अनुमान है कि हम लोग लगभग 33.182 मिलियन रुपीस तक अपने मार्केट को हिट कर पाएंगे। और फिर 2024 में तक हमारी 12% की और ग्रोथ होने वाली है इस शहद वाले मार्केट में, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स को चला रहे हैं जिसके माध्यम से हनी का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह कि भारत जो है ना, दुनिया भर में 6ठे नंबर पर आने वाला ऐसा देश है जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शहद को एक्सपोर्ट करता है। साल 2019-20 का डेटा अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने लगभग 59,536.75 मेट्रिक टन के आसपास जो नेचुरल हनी है वो एक्सपोर्ट किया था। लगभग ये 633 करोड़ रुपए का था। तो आप इमेजिन करो 2019-20 में 633 करोड़ रुपए का हमने जो शहद है वो एक्सपोर्ट किया है। किस किस को? अमेरिका को, सऊदी अरेबिया को, कनाडा को और कतर को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग आज के समय पर अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे हनी बी के बारे में, यानी कि हमने स्वीट रिवॉल्यूशन डिस्कस किया, हनी मिशन डिस्कस किया। अब थोड़ा सा शहद के बारे में जब बात करें तो मधुमक्खी के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना आपने इस पूरे रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया है। मधुमक्खी की बात करेंगे तो पूरे दुनिया भर में 20,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं मधुमक्खी की। मधुमक्खी हमेशा एक कॉलोनी में रहती है, इकट्ठी कई सारी वीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इस कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी और एक होती है ड्रोन। ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं। जो वर्कर और क्वीन है, यानी कि जो वर्कर और क्वीन स्टार्टिंग की जो दोनों है ना, ये दोनों की दोनों फीमेल्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन होता है वो यहाँ पर मेल होता है। तो इस प्रकार से बातें ध्यान में रखनी है। आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन एलिफेंट को लेकर यूपीएससी ने पूछ लिया था कि इस ग्रुप में हथिनी का क्या रोल है, या फिर इस ग्रुप को लीड कौन करता है। तो ऐसे सवाल आपसे बन जाते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही आगे अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। इंडिया के अंदर बेसिकली आपको इस मधुमक्खी की 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। वो 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? इनमें से आप देखोगे 2 तो यहाँ पर हैं, एपिस सेरेना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओरिएंटल हनी बी, और फिर है एक इसका साइंटिफिक नेम है एपिस मेलिफेरा, इसको बोलते हैं यूरोपियन हनी बी। और 2 यहाँ पर जंगली हैं, 2 यहाँ पे, ये तो एपिस एरेना और एपिस मेलिफेरा, ये जो है ना ये दोनों पालतू मधुमक्खियाँ हैं। और 2 जंगली हैं। जंगली कौन सी हैं? एपिस डोरसेटा और दूसरा है एपिस फ्लोरिया। ये दोनों यहाँ पर जंगली मधुमक्खियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये 4 प्रजातियाँ हैं जो कि भारत में पॉपुलरली पाई जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो आगे आते हैं। तो ये थे हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको मजा आ चुका होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब फटाफट हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर की सीरीज़ के ऊपर। आपने जो भी आर्टिकल अच्छे से सुने हैं, अब उन्हीं के बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अपने आप को देखना है कि मैंने कितना कुछ सीखा है। और एक चीज़ ज़रूर करना कि अपना जो भी स्कोर आएगा वो स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले, तो थोड़ा सा वेट करना और आंसर देने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है सतलज यमुना लिंक कैनाल डिस्प्यूट को लेकर। अभी मैंने आपके साथ में ये डिस्प्यूट सबसे पहले ही आर्टिकल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन क्या बोलता है? इस SYL डिस्प्यूट के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो डिस्प्यूट है ना, ये बेसिकली यहाँ पर पानी को लेकर देखने को मिलेगा। और ये डिस्प्यूट कब से हुआ है? जब से आपको पता होगा पंजाब में से हरियाणा अलग हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो पंजाब है ना, इसमें से यहाँ पर हरियाणा अलग हुआ था 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो तब से यहाँ पर ये डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर ये जो सतलज यमुना रिवर डिस्प्यूट है ना, ये बेसिकली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। तो क्या ऐसा है क्या? ज़रा इसके बेसिस पर इसका आंसर देना है। नीचे आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, 4 आपको ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। बहुत आसान है। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इसको बनाने में गलती कर दी है, लेकिन यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा इसको। ठीक है ना? तो इसमें कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो कि इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपने कितने अच्छे से दूसरा आर्टिकल सुना था। तो जो एक स्टडी पब्लिश करी गई है साइंस के अंदर में टर्माइट बिहेवियर को लेकर, जो दीमक होती है ना, इसका जो बिहेवियर है गर्मी को लेकर, एक स्टडी पब्लिश हुई है उसको लेकर। तो उसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला स्टेटमेंट, जो हमारी पृथ्वी है वो और ज़्यादा गर्म होती जाएगी जैसे जैसे जो टर्माइट्स हैं वो दुनिया भर में इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जैसे जैसे हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज़ होगा, तो इससे यहाँ पर जो टर्माइट्स की मधुमक्खी की जो लकड़ी सड़ाने की जो कैपेसिटी है वो भी 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो इसका आंसर दो। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में।
अब माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो माइक्रोप्लास्टिक के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स अगेन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, जो प्राइमरी प्लास्टिक होती है, मैंने आपको बताया था माइक्रोप्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। आपसे पूछा जा रहा है जो प्राइमरी प्लास्टिक्स होती है ना, इसको डिज़ाइन किया गया है कमर्शियल यूज़ के लिए, हम इसका कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। क्या ये सही है स्टेटमेंट? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक है, ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि बड़े प्लास्टिक में से टूट कर बनते हैं, जैसे वाटर बॉटल में से। क्या दूसरा स्टेटमेंट भी सही है? अगर है सही तो उसके हिसाब से आपको नीचे आंसर देना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। सभी के आंसर्स मैं भी आपको थोड़ी देर में दूंगा, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बाइंड स्कीम के बारे में पढ़ा है, जिसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। अब इसके रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, इसका मकसद है कि हम लोग ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट कर सकें, और उसका डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हम यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस स्कीम का मकसद है फाइनेंशियली सपोर्ट करना ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो फटाफट यहाँ पर इसका आंसर दो। तो उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साइलेंट वैली नेशनल पार्क को लेकर है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये कहाँ पर स्थित है? साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ नीलगिरिस। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है कुंतीपुजा, ये इस पर्टिकुलर पार्क के ईस्टर्न साइड से बहकर जाती है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपने अच्छे से सुना होगा तभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाओगे। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। अब ऑनेस्टली क्या करना है, आपने जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं उसका ज़रा स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। चलो मैं आपको सबके आंसर्स बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा देखने को मिल जाता है वो था साइलेंट वैली नेशनल पार्क को लेकर। काफ़ी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को बना ही ऐसा दिए गया, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। फिर भी अगर आप अच्छे, इससे क्या होगा, अगर काफ़ी सारे लोगों का जिनका भी अच्छा सही क्या होगा ना इसका आंसर, तो देखने को ये मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनकी लिसनिंग पावर बहुत अच्छी है। हम देखते हैं यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए थे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, नीलगिरिस के साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पर। तो आपको कहोगे ये तो सही है क्योंकि ये मैंने डिटेल से आपको दिखाया था मैप में। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है ये एक रिवर है, यहाँ पर इस एक कुंतीपुजा रिवर है, एक रिवर है जो कि यहाँ पर इस पार्क के ईस्टर्न साइड से गुजरती है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। कई सारे लोगों ने यहाँ पे लगाया होगा बोथ 1 and 2, है ना, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। ठीक है, 1 ओनली यहाँ पर क्यों है, क्योंकि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। कहोगे क्यों गलत है, कुंतीपुजा रिवर ही तो निकलती है। हाँ, ये रिवर निकलती है लेकिन ये पार्क के ईस्टर्न साइड से नहीं, वेस्टर्न साइड से निकलती है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको इस आर्टिकल को पढ़ाते हुए उस समय पढ़ाया था, ठीक है, याद होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये जो बाइंड स्कीम है ना, इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए, ये बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, सही बात है, अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? नहीं, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना। और अभी दोनों का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च करके इस स्कीम को लागू करेंगी, लेकिन सेंट्रली सेक्टर स्कीम का मतलब यहाँ पर है केवल और केवल केंद्र सरकार का यहाँ पर खर्चा होने वाला है। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 जो है वो एक लौता करेक्ट है, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल सा था, सुनी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अभी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया था। अगला क्वेश्चन माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में था। माइक्रोप्लास्टिक्स दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी प्लास्टिक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल यूज़ के अंदर, यानी कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर में। दूसरा सेकेंडरी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सेकेंडरी प्लास्टिक्स होती है वो बेसिकली यहाँ पर बड़ी प्लास्टिक में टूट कर बनती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों सही हैं, अभी हमने डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो टर्माइट को लेकर यानी दीमक को लेकर इसके बिहेवियर को लेकर एक स्टडी पब्लिश करी गई है, उसको लेकर दो स्टेटमेंट्स आए हैं। पहला स्टेटमेंट, हमारी पृथ्वी गर्म होती रहेगी और जो जैसे यहाँ पर पृथ्वी गर्म होगी ना, जो टर्माइट्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होते चलेंगे और ये कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को और ज़्यादा गर्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पर जैसे हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा टेम्परेचर के अंदर में, इनकी जो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी है वो 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये भी सही है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट, बहुत आसान से यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि ये जो डिस्प्यूट है ना, इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट्स दिए गए। तो 1966 में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके बाद यहाँ पर पंजाब में से हरियाणा अलग हो गया था, उसके बाद ही यहाँ पर विवाद छिड़ा है ना। तो पंजाब और हरियाणा के बीच में ये सतलज यमुना लिंक डिस्प्यूट है। इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाता, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया सतलज यमुना जो डिस्प्यूट है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया गया हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आप में से कितने कितने लोगों के कौन कौन से सवाल कितने कितने सवाल सही गए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है, ज़रा फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग फटाफट मेंशन कर दो, सर हमारा स्कोर ये रहा है। नाउ चलो फिर करते हैं अपने वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।